we are going to learn about Millennium Development Goal, promoting gender equality and empowerment. तो सहस्रक विकासाची ध्येय जो हम लिंग भाव समानता और महिला सक्षमीकरण को कैसे बढ़ावा देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे. सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिगार्डिंग लिंग भाव समानता एंड विमेन एम्पावरमेंट, दैट इज महिला सक्षमीकरण. अभी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, ये सहस्त्रक विकासाची ध्येय ये क्या है ना. सो गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, तो जैसे कल हमने देखा था कि यूनो की जैसे ऑर्गेनाइजेशन WHO एक ब्रांच है, UN वीमेन है, वैसे ही यूनो ने दुनिया भर में जो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोग्राम हाथ में लिए थे. दैट गोल which are not only related to gender equality and empowerment but the other goals are there. उसके साथ साथ और भी उनके कुछ एम थे, कुछ गोल थे. उसमें का एक गोल है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. तो सितंबर 2000 में 189 कंट्रीज हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनो, जो यूनो को रिप्रेजेंटेट करते हैं, ऐसे कुल मिला के 189 देश के प्रतिनिधि सन 2000 में न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए थे. न्यूयॉर्क में जैसे हमको पता है यूनो का जो मुख्य कार्यालय, मुख्य ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं यूनो में है. तो वहाँ पे वो इकट्ठा हुए और दुनिया भर के सवालों के ऊपर वहाँ पे चर्चा हुई, वहाँ पे डिस्कशन हुआ. और उस डिस्कशन में से उन्होंने ये डिसाइड किया, 8 गोल डिसाइड किए, टोटल 8 गोल डिसाइड किए, जिसके ऊपर उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया. और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो गोल है, ये गोल हमें 2015 तक अचीव करने हैं. मतलब 2015 तक दिस ऑल 8 गोल्स. फर्स्ट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब दुनिया भर से जो भी भूखमरी है वो कम करना है ना, और जो भी पॉवर्टी है उसको कम करना. अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन, सबको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबको मिले, इसकी व्यवस्था करना. प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वीमेन, लिंग भाव समानता प्रस्तापित करना और उससे महिलाओं को सक्षम बनाना. तो हम इस एक ही गोल के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इस एक गोल के ऊपर फोकस किया है. एंड द फोर्थ गोल इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बाल मृत्यु का जो प्रमाण है दुनिया भर में वो ज़्यादा है, उसको कम करना. इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो भी महिलाओं का खास करके प्रेग्नेंट वीमेन का जो हेल्थ है उसके बारे में, या हम कह सकते हो माताओं के हेल्थ के बारे में सुधार करना. HIV, एड्स एंड मलेरिया जैसे और बीमारी दुनिया भर में है, उसके ऊपर फाइट करना, उसको कम करना. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण जिसको हम कह सकते पर्यावरण के लिए वो सस्टेन करना, मतलब पर्यावरण की कम से कम हानि हो, दूसरे जनरेशन के लिए पर्यावरण बचा के रखने के लिए वो सस्टेन करना. एंड डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और विकास के लिए हम ग्लोबली सोचेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो हम तैयार करेंगे. तो इस तरह से टोटल 8 गोल जो है, ये 8 गोल सितंबर 2000 में डिसाइड किए गए बाय द 189 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ यूनो. और ये कहाँ पे डिसाइड किए गए, तो न्यूयॉर्क में डिसाइड किए गए. तो इस गोल को कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. समझे, तो ये जो 8 गोल है इसको ही कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, है ना. तो ये पूरे दुनिया ने डिसाइड किया, रिप्रेजेंटेटिव ने, और उसको फिर जो फंडिंग चाहिए वो फंडिंग वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसको मिलती है. तो हर देश को ये सब गोल अचीव करने के लिए फंडिंग मिलती है. शायद इसकी जानकारी हमें नहीं होगी, तो हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक जो है, जिसको हम जागतिक बैंक कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं, तो उस विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से
पूरी दुनिया को ये 8 गोल अचीव करने के लिए जो है फंडिंग मिलती है। और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये गोल हमें कब तक अचीव करने हैं, तो साल 2015 तक अचीव करने हैं। और आपको पता होगा साल 2015 तो कब का निकल चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर इन 8 गोल के ऊपर हम सोचेंगे तो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि ये 8 गोल हमने पूरी तरह से अचीव किए हैं। हाँ, ज़रूर इसमें प्रोग्रेस ज़रूर है, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था कि 2015 तक ये 8 गोल हम अचीव करेंगे, तो वो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। ये थोड़ी दुखद बात हम कह सकते हैं। सो फ्रॉम दिस 8 गोल, as per our syllabus, we are only going to talking about goal number 3, that is promote gender equality and empower women। मतलब लिंग भाई समानता प्रस्थापित करना और महिला सक्षमीकरण को बढ़ावा देना, इस गोल के ऊपर हम बात करेंगे। अभी ये गोल क्या है, तो नाम से हमें पता चलता है जेंडर इक्वालिटी हमें डेवलप करनी है और हमें क्या करना है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में सक्षम बनाना है। अभी ये जो गोल है, थर्ड वाला गोल, दैट इज वन ऑफ द गोल फ्रॉम द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं और उन्होंने ये टारगेट रखा था कि ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है एजुकेशन के बारे में एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, वो प्राइमरी और सेकेंडरी तक जो भी विषमता है, जो भी हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या जो भी भेद है महिलाओं के, मतलब लड़कियों के और लड़कों के शिक्षा में, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का भेद हम 2005 तक खत्म करेंगे। ये इन्होंने कब सोचा था, सन 2000 में। और एट ऑल द लेवल, मतलब हायर एजुकेशन तक जो भी भेद है वो हम 2015 तक खत्म करेंगे, ऐसा गोल इन्होंने रखा था। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है हम सबको पता है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पर आज भी हम 100% इक्वालिटी, मतलब लड़के और लड़कियों के शिक्षा में 100% इक्वालिटी नहीं ला पाए, ना ही हम हायर एजुकेशन में ला पाए, जो कि हायर एजुकेशन में 100% इक्वालिटी लाने का मतलब लड़के और लड़कियों में जो शिक्षा के क्षेत्र में भेद है वो कम करने का जो गोल है, वो टारगेट हमने डिसाइड किया था 2015 तक। हमने मतलब पूरी वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया था। तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका गोल नंबर 3 है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वीमेन, मतलब लिंग भाव समानता और महिला सक्षमीकरण का, ये गोल हमारा हासिल हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए कुछ तो इंडिकेटर्स चाहिए, कुछ तो हम कह सकते हैं, कुछ तो ऐसी बातें चाहिए जिसको सोच के हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जेंडर इक्वालिटी है और महिला सक्षमीकरण हुआ है या कितने % हुआ है। सो उसके लिए क्या 3 जो है उन्होंने इंडिकेटर दिए। तो उसमें का पहला इंडिकेटर है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, मतलब लड़के और लड़कियों का प्राथमिक स्तर पर, स्कूल लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय या हम कह सकते उच्च शिक्षा स्तर पर इनका प्रमाण क्या है। वो प्रमाण से हमें पता चलेगा कि हम ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उस तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, है ना। तो दिस इज द वन ऑफ द इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या कहता है, दैट इंडिकेटर टॉक अबाउट जीपीआई। सो जीपीआई मीन्स जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। जीपीआई का फुल फॉर्म है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा के स्तर पर पुरुष और महिलाओं का गुणोत्तर प्रमाण, मतलब रेशो,
महिला कितनी है और पुरुष कितना है, इसका जो प्रवेश लेने का जो रेशो है, प्रमाण है, उसको ही कहते हैं जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ओके, तो अगर हम ग्लोबली इसके बारे में देखें कि भाई दुनिया भर में क्या स्थिति है जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स एट द वर्ल्ड लेवल और ग्लोबल लेवल, प्राइमरी एजुकेशन तक तर बहुत सारे देशों ने जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो हासिल किया है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन पे लड़के और लड़कियों का प्रवेश लेने का प्रमाण लगभग इक्वल है। लड़के लड़कियां दोनों को शिक्षा लेने के लिए प्रवेश दिया जाता है, बट स्टिल देयर इज अ डिस्पैरिटी परसिस्ट एट हायर लेवल। मतलब उच्च शिक्षा की जब हम बात करते, फिर वो सेकेंडरी एजुकेशन हो और उसके बाद हायर एजुकेशन हो, वहाँ पे अभी तक दुनिया भर में हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स इक्वल नहीं लाए हैं। अभी इसको हम इक्वल कब कहेंगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स, अगर वो 1 होगा, मतलब प्रमाण जिसको हम रेशो कहते हैं, मतलब लड़के भी 100 है और लड़की भी 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि लड़के और लड़कियां समान उस क्षेत्र में है ना। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 का मतलब वो समान है। अगर वो 1 से कम है तो इसका मतलब है लड़कियां कम है और लड़के की संख्या ज्यादा है। ये इसका सीधा मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 या 1 से ऊपर है तो मतलब है कि लड़के और लड़कियों का प्रमाण सेम है, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स किसी भी शिक्षा के स्तर पर 1 से कम है तो इसका मतलब है लड़कों का एनरोलमेंट, मतलब प्रवेश लेने का प्रमाण कंपैरेटिवली लड़कियों से वो कम है। ओके, सो जेंडर डिस्पैरिटी सब लेवल पे 2000 तक थोड़ा सा तो कम हुआ है ना। एंड द जीपीआई इंडेक्स दैट इज 0.98 इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे 1.01 है इन टर्शरी एजुकेशन इन 2015। सो 2015 के रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है ये टर्शरी, यहाँ पे गलती से आया है, प्राइमरी लेवल पे वो 0.98 है और सेकेंडरी लेवल पे वो 1.01 है ना। मतलब प्राइमरी लेवल पे आज भी थोड़ा सा जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो हमें कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लेवल पे शायद अभी भी लड़कियों को स्कूल में डाला नहीं जाता है, और ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं, ये ग्लोबल डेटा है जो 2015 में लिया गया था। जबकि जितनी लड़कियां प्राइमरी लेवल पे होती है और लड़के होते हैं, तो डेटा कहता है कि लगभग सभी सेकेंडरी एजुकेशन में एजुकेशन लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा लेते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन पे ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स आपको 1.01 दिखाई देगा। Okay, so there is a substantial progress in primary education has been made in Southern Asia, है ना। So हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया में, मतलब दक्षिण एशिया में जो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स में सुधार जरूर है। जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1990 में 0.74 था, वही 2015 में बढ़ के 1.03 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब है 99 में लड़कियों का प्राइमरी लेवल पे प्रवेश लेने का प्रमाण कम था, लेकिन साल दर साल वो बढ़ते गया, और 2015 में हम देखते हैं कि वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.03 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.03 हो गया मतलब क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, यस, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो लगभग इक्वल है या थोड़ी सी गर्ल्स ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं। मतलब लड़कियों को
ज्यादा होता है। यस यस यस। सो दिस इज अ डेटा साउथर्न एशिया। तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो वी कैन सी these are the countries which are coming under South Asia like India, Nepal, Bhutan, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इसी सभी देशों का इकट्ठा डेटा किया गया है। इससे पता चलता है कि ये साउथर्न एशिया में लड़कियों के शिक्षा के बारे में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर निश्चित सुधार जो है वो हो चुका है। सो दिस इज अबाउट साउथर्न एशिया। सो नाउ if we the largest gender disparity in are found in a tertiary education। मतलब tertiary education का मतलब है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा स्तर की अगर हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा स्तर पर हमें ये दिखाई देता है कि अभी भी इक्वालिटी नहीं है, मतलब डिफरेंस है लड़कियों को और लड़कों को पढ़ाने में। सो ओनली 4% ऑफ कंट्रीज, जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 2012 तक साउथ पूरे दुनिया में के जो भी देश है उसमें से सिर्फ 4% कंट्रीज है जिन्होंने टर्शरी एजुकेशन के स्तर पर इक्वालिटी लाने का प्रयास किया है। मतलब देखो दुनिया भर में जितने भी कंट्री है उसमें से 4% कंट्रीज ओनली देयर दैट विल ब्रिंग अ इक्वालिटी इन जीपीआई। मतलब 2012 का ये रेशो कहता है। और हमें पता है ये 4% कंट्री ज़्यादातर हमें दिखाई देते जो डेवलप कंट्रीज है ना, जैसे कि यूएस होगा, यूरोप होगा। तो इस तरह के जो डेवलप कंट्रीज है, तो डेवलप कंट्रीज की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है जो इक्वालिटी हायर एजुकेशन पे लाने में सफल हुए हैं। तो ये ग्लोबल सिनेरियो की बात हो गई। अगर हम इसी को सिर्फ अपने भारत से कंपायर करते हैं, भारत से इसकी तुलना करते हैं, तो 2001 से लेकर 2013-14 तक हमें भारत में भी जेंडर पैरिटी एजुकेशन में, मतलब लड़के लड़कियों का प्रवेश लेने में सुधार जरूर दिखाई दी है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि सुधार नहीं है, तो सुधार जरूर दिखाई दी है। तो यहाँ पे एक डेटा है जो कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो है 43.8% था। ये डेटा ऊपर की बात करते हैं, मतलब साल 2001 से लेकर 13-14। तो साल 2001 में प्राइमरी एजुकेशन में प्रमाण 43.8 था, जो 13-14 में बढ़ के 48.2% हो गया। साल 2001 में सेकेंडरी लेवल पे इनका एडमिशन का प्रमाण 38.8 था, जो 13-14 में बढ़ के 47.1 हो गया। और साल 2001 में हायर एजुकेशन का प्रमाण जो है वो 58% था, जो 2013-14 में बढ़ के 81% जो है वो 81% बढ़ गया। इसका मतलब है कि ज़रूर हम कह सकते हैं कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में हमें सुधार ज़रूर दिखाई देता है। रिसेंटली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने निकाली है, सो 2013-14 में और हमने जो हमारे देश ने हर साल आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंडर रिपोर्ट देना पड़ता है यूनो को। तो हमारे देश का रिपोर्ट 2015-16 का लेटेस्ट है। मतलब अभी तक उन्होंने 19-20 तक का रिपोर्ट नहीं दिया है। तो जो भी नेट पे अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज 2015-16 तक की अपडेट इंफॉर्मेशन है। तो 2013-14 में प्राइमरी एजुकेशन में ये रेशो 0.93 था। ये स्लाइड पे आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे तो आप लिख सकते हो। 2013-14 में प्राइमरी एजुकेशन का जीपीआई मतलब जेंडर पैरिटी इंडेक्स 0.93 था, 0.93 था, जो 15-16 में भी 0.93 ही है। मतलब सुधार नहीं है। 93 बहुत बुरा भी रेशो नहीं है। वी आर नियर टू 1, मतलब थोड़ा सा इक्वालिटी है। सेकेंडरी एजुकेशन में
जीपीआई जो है 2013-14 में 0.90 था, 0.90 था, 90 था, और वही 2015-16 में 0.91 हुआ है। मतलब थोड़ी सी सुधारणा हुई है, लड़कियों सेकेंडरी एजुकेशन लेने का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ रहा है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे 2013-14 में 0.89 है जीपीआई इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स हायर सेकेंडरी लेवल पे 0.89 है। वही 15-16 में हायर एजुकेशन पे या हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे जीपीआई इंडेक्स 0.90 है। ये आज का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जिसके तहत हमें पता चलता है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे सुधार भारत में जरूर हमें दिखाई देता है। सो एट प्रेजेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, सो यहाँ पे दिया है एनरोलमेंट जीपीआई जो है 1.03 है, एंड एट द सेकेंडरी लेवल इट इज 1, है ना। तो लगभग प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हम कह सकते हैं अपने देश की स्थिति अच्छी है। जेंडर इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी एनरोलमेंट में हमें दिखाई देती। वही टर्शरी लेवल पे जो है वो 0.89 जो मैंने अभी कहा 2013 में 0.89 था, अभी वो 0.90 हुआ है ना। जो हम हायर एजुकेशन की बात करते तो हायर एजुकेशन पे 2013-14 में जीपीआई 0.89 था, जो अभी 0.90 हुआ है। थोड़ा सा सुधार जरूर है, लेकिन अभी तक हम 1 तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब इक्वालिटी तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। आपको लगेगा कि सर बहुत तो लड़कियां शिक्षा ले रहे, अपने बीएड के क्लास का अगर हम उदाहरण लेते हैं जो हायर एजुकेशन में आता है, टर्शरी एजुकेशन, तो यहाँ पे तो लड़कियां बहुत है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 से कम है। तो हम सिर्फ बीएड की बात नहीं करें, ओवरऑल जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब डिग्री हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आफ्टर 12th जितने भी कोर्सेस होते हैं उसका अगर हम रेशो देखेंगे तो वहाँ पे वो 1 से कम है। मतलब लड़कों का हायर एजुकेशन लेने का प्रमाण आज भी लड़कियों के संख्या में या कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये स्थिति देश की हमें दिखाई देती है। सो दिस इज द वन इंडिकेटर वी शोज दैट वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, है ना। ये स्थिति हमें दिखाती है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जो गोल 3 है वो हमने अचीव किया है, अचीव नहीं किया है, बट हम उस तरफ जरूर अपनी जर्नी जो है वो हम चल रहे हैं, उस तरफ जरूर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये स्थिति भारत की है। So this is the one indicator which regarding the ratios of girls to boys in primary, secondary and tertiary education, which indicates the progress of goal number 3, that is gender equality and women empowerment. दूसरा इंडिकेटर है शेयर ऑफ वीमेन इन वेज एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। मतलब अकृषि क्षेत्र, मतलब कृषि क्षेत्र में तो हमें पता है, कल हमने देखा है 74% वीमेन्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। फिर वो खुद की खेती का काम करना क्यों ना हो, लेकिन एग्रीकल्चर में 74% महिलाएं बिजी है, क्योंकि खेती का काम घर से किया जा सकता है, घर पर रहकर भी खेती की जाती है। बहुत सारे लोगों को पता है वह अपनी खेती और अपना घर आसपास ही होता है, तो महिलाएं ज़्यादातर खेती के क्षेत्र में इन्वॉल्व होती हैं। तो खेती के क्षेत्र में है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर एरियाज, अदर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्षेत्र नहीं है, उसकी हम यहाँ पे एज अ वी कैन से एज अ मजदूर करके कितनी महिलाएं काम करती है, या दूसरे और सेक्टर में कितनी महिलाएं व्यवसाय में काम करती है, वो रेशो भी बताता है कि कितनी इक्वालिटी पुरुष और महिलाओं के बारे में है। तो इसका हम जब डेटा देखेंगे, अगेन ग्लोबली अगर हम बात करते हैं
तो हमें ये पता चलता है आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर proportion of women in paid employment which is increases definitely. It is a 35% in 1990 and it's increases up to 41% in 2015, है ना. सो 1919 में महिलाओं का नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने का प्रमाण 35% था. मतलब अगर सीधी बात है 100 लोग हैं तो उसमें से 35 महिला होंगी और 65 पुरुष होंगे, ये इसका सीधा मतलब है. और वही 2015 में प्रमाण बढ़ा है महिलाओं का, वो 41% हुआ है. मतलब अभी भी 50% तक नहीं आए. सो सिग्निफिकेंट गैप रिमेन बिटवीन वीमेन एंड मेन इन अ लेबर मार्केट, है ना. सो 2015 में अबाउट 50% ऑफ ऑल वर्किंग एज वुमेन are in the labor force compared to 77% of men, है ना. तो लेबर करके जो हम काम करते हैं, मजदूर करके जो महिलाएं काम करते हैं, उसमें अभी भी डिस्पैरिटी है, अभी भी गैप है. ये हमें पता चलता है कि महिलाएं आज भी एज अ लेबर करके काम नहीं कर पाती है. पुरुषों का प्रमाण जहाँ पे 77% है, वहीं पे महिलाओं का प्रमाण सिर्फ 50% है. आप देखोगे अभी भी महिलाओं को एज अ लेबर उनको काम करने के लिए उतना अपनी पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो राजी नहीं होती है. मतलब आपने कभी देखा है कोई महिला गई है और मजदूर, मतलब मजदूर इन द सेंस कि कहीं कूली का काम कर रही है, कहीं बोझ उठाने का काम कर रही है, कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, कोई बाजी का ठेला लगाया है, तो इसमें महिलाएं दिखती नहीं है ऐसा नहीं, महिलाएं है बट उनका रेशो बहुत कम है. जो जहाँ जहाँ पे लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में तो महिलाओं को अलाउड ही नहीं किया जाता. आप जहाँ पे देखते हो कि जो पुरुष हमाल होते हैं या कुली होते हैं, तो वहाँ पे कितनी महिलाएं आपको दिखेंगी, तो महिलाएं आपको बिल्कुल वहाँ पे दिखेंगी नहीं, है ना. तो इसका मतलब है कि एज अ लेबर महिलाओं का प्रमाण आज भी कम है. पैट्रियार्कल सोसाइटी ये सोचती है, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था की ये सोच है कि ये जो काम जिसको बहुत मेहनत लगती है वो महिलाएं कर नहीं सकती, इसलिए एक तो उनको घर से अलाउड नहीं करते, और दूसरी बात कोई महिला करना भी चाहे तो भी उसको उसको उस तरफ से, उस एंगल से देखा जाता है. एक हिंदी सीरियल कभी कभी उसकी एडवर्टाइजमेंट या कभी कभी चैनल सर्फिंग करते वक्त मैंने देखा है, वो काटेलाल एंड सन्स किसी चैनल पे हिंदी के लगती है. वो काटेलाल एंड सन्स, उसमें दिखा है कि दो लड़कियां सलून का बिजनेस चलाती है. तो उनको सलून का बिजनेस लड़कियों ने चलाना आज भी अलाउड नहीं है, तो फिर वो भेष बदल के लड़के बन के सलून का बिजनेस चला रहे. ऐसी कुछ कहानी है वो सीरियल की, मैंने देखी तो नहीं है. तो लेकिन ये पता चलता है कि आज भी ऐसे जो लेबर मार्केट हैं जहाँ पे इस तरह के काम किए जाते हैं, वो आज भी माना जाता है कि दैट सेक्टर्स आर ओनली रिमेन फॉर द मेल. पुरुषों के लिए वो जैसे कि रिजर्व है ऐसे माना जाता है. तो इसलिए महिलाओं का प्रमाण वहाँ पे अपने ही देश में नहीं, दुनिया भर में ये कम है. सो ग्लोबली वीमेन अर्न 24% लेस देन मेन, with the largest disparity found in Southern Asia. सब सहारन अफ्रीका में ये प्रमाण ओनली 30% है ना. सो अगर दुनिया भर की हम बात करें तो महिलाओं को जो मुबदला मिलता है, जो सैलरी मिलते हैं, जो मजदूरी उनको मिलती है, वो पुरुषों के कंपैरिजन से 24% कम मिलती है. और वही हम साउथर्न एशिया, जिसमें हमने देखे अभी हमारा भी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वगैरह, वहाँ पे 33% जो है वो डिस्पैरिटी है. मतलब लगभग हम कह सकते 100 रुपये मजदूरी होगी तो पुरुषों को 67 रुपीज़ मिलते होंगे, वहीं पे महिलाओं को सिर्फ 33 रुपीज़ मिलते होंगे. सो दिस इज द डिस्पैरिटी, ये गैप है इन अर्निंग
मनी। सब सहारन अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो सब सहारन अफ्रीका में भी हमें ये डिस्पैरिटी जो है वो डिस्पैरिटी दिखाई देती है। अभी सब सहारन अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, तो ये सब देश आपको पता होगा, सूडान है, इजिप्ट है, लीबिया है ना, नाइजीरिया, ये यहाँ पे सब जाम्बिया वगैरह, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, ये सब कंट्रीज हैं। यहाँ पे हमें वो जो गैप है वो गैप हमें 30% दिखाई देते हैं। तो अफसोस की बात, इस रेशो से आपको क्या पता चलता है, देखो वी आर इन अ साउथर्न एशिया जहाँ पे गैप 33% है। अब लेकिन वही सब सहारन कंट्री में आप जाओ तो वहाँ पे गैप 30% है। मतलब हम अफ्रीकन कंट्री से, लीबिया हो या वो सब जो देश अभी हमने देखे हैं, तो उन देशों के कंपैरिजन में हम एजुकेशनली फॉरवर्ड है, फिर भी हमारे यहाँ महिलाओं को दी जाने वाली मजदूरी ये 33% पुरुषों से कम है। और वही जो कंट्री लीबिया जैसे देश जहाँ पे साउथ अफ्रीका सब सहारन में आते हैं, जो हम बैकवर्ड समझते हैं एजुकेशनली इकोनॉमिकली, वहाँ पे कुछ बहुत अच्छी हालत है ऐसी बात नहीं है, बट कंपेयर टू साउथर्न एशिया वहाँ पे 30% का गैप है। तो हम देख सकते हैं कि गैप अभी भी साउथर्न एशिया में ज़्यादा है, ये बात कुछ अच्छी नहीं है। सो दिस इज सो इन 78 countries women with advanced education have higher rates of unemployment than the men with similar level of education। तो ये पाया गया है कि दुनिया भर के लगभग 78 कंट्रीज में जिन महिलाओं ने पुरुषों के इतना ही हायर एजुकेशन लिया हो, लेकिन उनका बेरोजगारी का प्रमाण जो है वो पुरुषों के कंपैरिजन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रे? ये मतलब एजुकेशन तो सेम है, क्वालिफिकेशन तो सेम है, फिर भी दुनिया भर में 78 देशों में महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है? यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, पर एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले तो वो चाहे तो फिर भी उनको घर से अलाउड नहीं किया जाता। कोई महिला जॉब पे भी है तो शादी के बाद ज्यादातर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जॉब छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि फिर अब पुरुष कमाने वाला है तो तू क्यों कमाएगी, बाहर जाएंगी, तुम घर संभालो। इस तरह की मेंटेलिटी आज भी है। और जैसे दूसरा हमने देखा, हमने ये टॉपिक विस्तार से देखा है जब हमने देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि महिलाओं को ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाता, फिर ये शादी के बाद दूसरी गांव जाएगी, प्रेगनेंसी में ये छुट्टी पे जाएगी तो कौन संभालेगा, नाइट ड्यूटी नहीं करेगी। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से महिलाएं भले हाईली एजुकेटेड हो फिर भी बेरोजगारी का प्रमाण, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण जो है वो हमें महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है। एंड लास्ट, व्हेन वीमेन्स आर मोर लाइकली देन मेन टू वर्क एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैमिली वर्कर, in 2015 the proportion of employed women working as a contributing family worker is 18% compared to 7% of employed male। इसका मतलब है कि महिला जो है पुरुषों के कंपैरिजन में घर के काम काज में ज़्यादा ध्यान देती है, या उनका हिस्सा ज़्यादा है, ज़्यादा घर के काम काज भी करते हैं, लेकिन उनको कोई इकोनॉमिकली इसका फायदा होता नहीं है। 2015 का ये रिपोर्ट कहता है कि महिलाएं घर का कामकाज ज़्यादा करती है, तो भले दोनों भी वर्किंग हो फिर भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 18% है, जहाँ पे पुरुषों का कंट्रीब्यूशन घर के कामों में 7% है। और ये हम सबको पता है ना, हमारे फैमिली में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में हम देखते हैं महिला चाहे वो सर्विस करती है, जॉब करती हो या ना करती हो, लेकिन घर का काम में उसको ही ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है, उसको ही सब कुछ देखना पड़ता है।
और ये हालत पूरे देश की है। पूरे देश में हम मतलब वर्ल्ड में हम देखें तो महिलाएं जो है उनका हाउस होल्डिंग रिलेटेड वर्क में कंट्रीब्यूशन पुरुषों से कंपैरेटिव ज़्यादा है। वही बात हम भारत की करते हैं तो हमें पता चलता है भारत में महिलाएं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कल ये बात हमने देखी थी कि ज़्यादा उनका प्रमाण है, लेकिन उनके खुद के जो है क्या कह सकते हैं कि खुद का उनका जो ओनरशिप है, मतलब मालकी जो है वो बहुत ही कम है, लेस देन 10%। ये कल हमने देखा था कि भारत में महिलाएं काम तो ज़्यादा करती है कृषि क्षेत्र में वगैरह, लेकिन उनकी खुद का जो वहाँ पे ओनरशिप हम कहेंगे, मालक हम कहेंगे, उनके हाथ में लैंड जो है वो 10% से भी कम है। सो परसेंटेज ऑफ फीमेल इन वेज एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो रिपोर्ट कहता है 2004-05 में 18.6 था, 2011-12 में उनका रेशो बढ़ा है, 19.3 हुआ है, एंड अभी 2015 में वही रेशो जो है 22.28% तक बढ़ा है। तो जो भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे हमने पहले ही कहा, जहाँ पे मजदूरी करने पड़ते हैं, मेहनत के काम करने पड़ते हैं या ऑफिशियल काम हो, तो उसमें ज़रूर सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका प्रोग्रेस अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। सो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये जो लेबर मार्केट है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज़ अ मेल डोमिनेटेड। वहाँ पे अभी भी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। महिला कोई उस क्षेत्र में काम करना चाहे तो या तो उसको पहले तो रोक दिया जाता है, कोई महिला काम करने के लिए शुरुआत करती है तो उसमें बहुत सारे बाधाएं निर्माण की जाती है ताकि वो पुरुषों के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। सो इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेसिकली मेल डोमिनेटेड। और हम अगर घर से बाहर भी निकलेंगे, मार्केट में एक चक्कर भी लगाएंगे तो इसकी सच्चाई हमें दिखाई देगी। आप देखोगे कि बहुत सारे पुरुष ही हैं जो ये मेहनत के काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे गैरेज हो, चाहे कोई रास्ता बनाने का काम हो, कोई छोटे मोटे बिजनेसेस हो, आपको दिखाई देगा कि या फिर जैसे मैंने पहले कहा कूली का काम हो, मजदूरी का काम हो, यू विल सी दैट ऑल दिस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर आर मेल डोमिनेटेड सेक्टर इन आवर कंट्री। तो ये अपने देश की सच्चाई है। और इसके लिए फिर बहुत सारे कल्चरल स्ट्रेंथ्स हैं, सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क हमारा ऐसा है, हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक समाज की धारणा या समाज जो है इस तरह से बना है कि उसमें महिलाओं को बहुत बाधाएं हैं। महिलाओं को हम देवी तो मानते हैं, लेकिन देवी का मतलब ही वही होता है कि आप सिर्फ घर में बैठो, आपकी पूजा करेंगे, बाहर मत निकलो। तो इसका ये अलग मीनिंग भी हम कह सकते हैं। तो उनको ज़्यादा कोई अधिकार जो है वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, एंड दिस इज़ द फैक्ट। वो हम आए दिन अपने आजू बाजू के समाज में देखते हैं। तो देयर आर सो मेनी बैरियर्स। तो ये जो पॉइंट है जो हमने देखे कि दीज आर द टू इंडिकेटर्स, ये लास्ट वाला इंडिकेटर है, इसके बारे में हम कल देखेंगे।